Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. Here I am Mrs. Amila Imran and you are watching UV Educational Center. साथियों, आपकी फरमाइश पर अब हमारा सेमेंटिक थ्योरी का एक और पोर्शन आ रहा है और ये है कंपोनेंशियल एनालिसिस अप्रोच. ये कंपोनेंशियल थ्योरी है और इस थ्योरी में हमें ये बताया जाना है कि ये जो प्राइमरी एलिमेंट्स होते हैं, ये जो बड़ी बुनियादी किस्म के अनासिर होते हैं अल्फाज में, उनको बाइनरी फीचर दिया जाता है. बाइनरी फीचर होता है मजमुआ फीचर दे देना और उसको प्लस और माइनस के जरिए शो किया जाता है. सबसे बड़ी बात जो इसमें ये है कि किसी भी फीचर, किसी भी नाउन में कौन से खद्दो-खल पाए जाते हैं और उसको हमने प्लस से शो करना है या उसको हमने माइनस से शो करना है. इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है. यानी इसकी लिमिट्स हैं इसकी. ये हर एक की नहीं निकाल सकता है, प्लस और माइनस के ग्राफ को शो नहीं कर सकता है, क्योंकि बाजू का ये होता है कि हम नाउन में से तो ले लेते हैं, ह्यूमन में से ले लेते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स में से नहीं ले पाते हैं. और कम जो है कुछ कलर्स का आ जाते हैं, उन पर ये काम नहीं करता है ये फार्मूला. कंपोनेंट एनालिसिस की अप्रोच जो है इसको कहते हैं, इसका नुक्ता नजर एनालिसिस होता है तजजिया. तजजिया के बाद और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपोनेंशियल क्या होता है. कंपोनेंशियल होता है जनाब अज्जा, छोटे छोटे जूस करके ये हमने एक जुमले में से अल्फाज को निकालते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें ये खूबी पाई जाती है, ये खूबी नहीं पाई जाती है. कंपोनेंशियल Componential analysis approach underlies the linguistic theories. Theories क्या होती है? नजरियात. ये उन नजरियात में शामिल है, उन नजरियात को बुनियाद डालती है जो कि डिवेल्प्ड बाय, जो जिनको फरोग दिया था कर्ट्स ने एंड फूडर ने और विनरिच ने और ब्रेविश ने. ब्रेविश का जो है ना, ये हमारे पास बहुत ज्यादा इसकी डेफिनेशंस आने वाली हैं. ये जो लास्ट वाले हैं ना, आप अंदाजा कर सकते हैं हम कि 1960 से लेके 1970 तक 10 साल के अरसे में इसमें बहुत काम हुआ है इस थ्योरी में, जो जुज के ऊपर करती थी काम. इट इज अ टेक्निक, ये एक ऐसी टेक्निक है, ये एक ऐसा काम है फॉर द इकोनॉमिकल स्टेटमेंट ऑफ सर्टेन सिमेंटिक रिलेशन. सिमेंटिक रिलेशन को गौर से देखेंगे. सिमेंटिक रिलेशन क्या होते हैं? जो मानी का ताल्लुक रखते हैं किसके साथ? खास तौर पर किसी भी इकोनॉमिकल, किसी भी मुआशी किस्म की बात जो की जाती है, जो स्टेटमेंट दी जाती है, उसमें मानी का ताल्लुक कैसा रहता है. स्टेटमेंट क्या होती है? बयाना. बयान किसी जुमले में जो अल्फाज पाए जाते हैं उनमें उनके मानी के आपस में ताल्लुकात कैसे पाए जाते हैं, ये उस पर काम करती है. क्योंकि सिमेंटिक तो स्टडी मीनिंग्स की है ना. अब बिटवीन किसके कौन से मीनिंग होंगे? लेक्सिकल आइटम्स एंड बिटवीन सेंटेंस कंटेनिंग देम. लेक्सिकल आइटम्स वही होती हैं जैसे हम लगा लें सिनोनिम, एंटोनियम और जो है होमोफोन्स, ये सारी आइटम्स में आ जाती हैं. इन सब के अंदर आप देखते हैं कि इन आइटम्स के साथ जुमले में वो जो शामिल है, इनका सिमेंटिक ताल्लुक, मीनिंग क्या निकलता है. इट इज एन अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब, ये बताने की कोशिश है द स्ट्रक्चर ऑफ वोकैबुलरी. वोकैबुलरी क्या होती है? अल्फाज का एक जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, उसको बताने की ये कोशिश करती है ये थ्योरी इन टर्म्स ऑफ अ relatively small set of very general elements of meanings. Relatively अगर हम देखते हैं तो ये बताना चाहते हैं कि जिनका ताल्लुक होता है, किनके साथ इनका ताल्लुक होता है? बहुत छोटे छोटे सेट्स के साथ होता है. अब ये जो छोटे सेट होते हैं ना, ये निस्बतन पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होते हैं, ये प्रोनाउंस भी हो सकते हैं, एडवर्ब भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं. ये छोटे छोटे सेट्स जो इनके बनते हैं ना, ये वो बताने की कोशिश करता है. एलिमेंट ऑफ मीनिंग्स भी होते हैं जिनको ये बाद में मीनिंग भी देता है. पहले तो ये हमें बताएगा लेक्सिकल आइटम. लेक्सिकल वही अल्फाज होते हैं, अल्फाज की कैटेगरीज बताएंगे कि जुमले में कौन सा क्या हैसियत रखता है. पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम देखते हैं ना जुमला क्या हैसियत रखता है, नाउन कहाँ है, वर्ब कहाँ है, एडवर्ब कहाँ है, एडजेक्टिव कहाँ है, ये सारी हैसियत हमें पता चलेगी. फिर ये हमें बताने की कोशिश करता है कि ये जो वोकैबुलरी की बनावट आई है हमारे सामने, इसमें निस्बतन स्मॉल सेट कौन से है, कौन सा छोटा सा सेट बनता है, और इसको का इसके मीनिंग्स को फिर हम कहते हैं कंपोनेंट्स. कंपोनेंट वही जुजा हो गए, जुज हो गए. मार्कर्स, मार्कर्स निशानात होते हैं. और सेमेमीज, सेमेमीज इनको आप याद रखेंगे, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. सेमेमीज पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. नाउन, प्रोनाउन, ये सब इसमें आ जाता है. एंड देयर वेरियस पॉसिबल कम्बिनेशन. उसके अलावा भी इनके बहुत से मुमकिन मजमुए होते हैं इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, और मुख्तलिफ जमानों में भी ये मुख्तलिफ होते हैं. इट ट्राइज, अब ये कोशिश क्या करते हैं, अब ये जो हम इस थ्योरी की बात कर रहे हैं, इट ट्राइज टू डिस्कवर, ये बताना चाहती है, ये थ्योरी के जरिए हमें पता चलता है द अल्टीमेट मीनिंग यूनिट्स आउट ऑफ विच अ पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्ड्स अपीयर. अल्टीमेट मीनिंग्स
बहुत ज्यादा मीनिंग्स उनके बताए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं कि जनाब ये नए नए मीनिंग्स निकल आ रहे हैं, नहीं, खत्मी मीनिंग्स हो रहे हैं, अल्टीमेट कर रहे हैं हम उन्हें, खत्मी मीनिंग्स दे रहे हैं, यूनिट आउट ऑफ विच, जो कि किसी भी इकाई से बाहर आते हैं, किसी भी रुकन से बाहर आते हैं, और विच अ पार्टिकुलर सेट, जो कि एक खास किस्म का सेट होता है, यानी वो या तो सिमिलर्स में से निकल रहे हैं, या तो अपोजिट्स में से निकल रहे हैं, या वो होमोफोन्स में से निकल रहे हैं, अल्टीमेट है ना, अल्टीमेट मीनिंग से किसी सेट में से निकल रहे हैं, यूनिट्स में से निकल रहे हैं। तो फिर इन वर्ड्स को हम एक पार्टिकुलर सेट में रख देते हैं। जब यहाँ बताना ये है, जो आसानी से समझने वाली बात है कि फ्रूट्स हैं तो सारी की सारी फ्रूट की कैटेगरीज आ जाएगी, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, ये सारा कुछ गया जनाब फ्रूट्स में। वेजिटेबल्स है तो वेजिटेबल्स की कैटेगरीज आ जाएगी। ये उनकी अल्टीमेट मीनिंग यूनिट्स हैं, जिनके अंदर से हम पार्टिकुलर सेट निकालते हैं वर्ड्स का, appear to be composed, और फिर वो क्या तरतीब देता है, इन सम सिस्टमैटिक वेज, और इसमें हमें बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके के साथ पता लग जाता है कि भाई ये इस कैटेगरी का लफ्ज है, ये इस कैटेगरी का लफ्ज है, ये इस कैटेगरी का लफ्ज है। अब अगर हम देते हैं जनाब वेजिटेबल, फ्रूट्स और बर्ड्स, एनिमल्स, तो फिर उसके साथ हम लगाएंगे कि एप्पल प्लस, यस फ्रूट में प्लस है, माइनस वेजिटेबल है, माइनस बर्ड है, माइनस ही वो एनिमल है। इस तरह से ये प्लस और माइनस की थ्योरी चलती है। अब ग्राफ में भी आपको एंड पे दिखाती हूँ सम सेगमेंट्स ऑफ वोकैबुलरी। अब इसी में अगर हम देखते हैं कुछ जो हिस्से होते हैं ना वोकैबुलरी के अल्फाज के, कैन बी बेटर एनालाइज्ड, उनको अच्छी तरह समझा जा सकता है बाय दिस मेथड, इसी तरीके के साथ जब हम उसे फार्मूला देते हैं प्लस और माइनस का। आगे एग्जांपल भी देख रहे हैं, ये किनशिप सिस्टम। किनशिप सिस्टम क्या होता है, बरादरी का निजाम होता है, जहां पर सारे वो ह्यूमन आ जाते हैं, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, आंट, अंकल, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। अब इनका जब किनशिप का सिस्टम आता है तो इसमें हमें वो बताते हैं अडल्ट है, यंग है, मेल है, फीमेल है, ये वो प्लस माइनस की थ्योरी बनेगी। प्रोनाउन सिस्टम्स में जाके देखते हैं तो ये वही है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। कलर टर्म्स में देखेंगे तो इसमें भी पता चल जाएगा कि आपको अगर कोई कलर मिलता है, रेड कलर ही अगर मिल जाता है तो रेड क्या है, पिंकिश रेड है, टमाटोज रेड है, डार्क रेड है, लाइट रेड है, ये सारा इसमें चला जाता है। और समटाइम्स वर्ड फॉर डिस्कसिंग वेरियस काइंड ऑफ फ्लोरा, बाजू का तो ये ऐसे लफ्ज होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के फूलों के बारे में बताते हैं, एंड फ्योना और एनिमल्स के बारे में बताते हैं जो किसी खास खित्ते में पाए जाते हैं। ये वही कैटेगरी होगी जिसमें एनिमल्स की कैटेगरी, फ्लावर्स की कैटेगरी, और ह्यूमंस की कैटेगरी, और इसके साथ प्रोनाउंस की कैटेगरी आ गई है। ध्रो अब कॉम्पोनेंशियल एनालिसिस के जरिए हम क्या करते हैं, वी कैन सीक टू फाइंड, हम तलाश करते हैं कि ढूंढें हाउ स्पीकर्स यूज द वोकैबुलरी ऑफ अ लैंग्वेज, कैसे एक बोलने वाला अल्फाज को जबान में इस्तेमाल करता है इन ऑर्डर टू क्लासिफाई रियलिटी, और वो फिर दर्जा बंदी करना चाहता है कुछ खास हकाइक की, वो दर्जाबंदी करना चाहता है कुछ रियलिटीज की बाय रेफरिंग, और हवाले देने के साथ वो दर्जाबंदी करना चाहता है टू अ सर्टेन पैरामीटर्स ऑफ मीनिंग। अब ये पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये अवामल्स होते हैं, ये कुछ मिकदारें होती हैं, किसकी होती हैं, मीनिंग्स की, अल्फाज के कुछ अवामल होते हैं जिनकी खास हदूद को हवाला दिया जाता है और फिर इनको दर्जाबंदी की जाती है जुबान में, और यही काम करती है हमारी ये थ्योरी। अब कैन एस्टेब्लिश, ये क्या कर सकती है, ये कान भी कर सकती है, हाउ पैरामीटर्स सच एज, और किस तरह से वो अवामिल होते हैं, जैसे कि सेक्स को क्या है, मेल है, फीमेल है, अडल्ट है, यंग है, और इसके साथ सेग्नोनियंस। सेग्नोनियंस की तरफ जाएंगे तो ये आपको बताएंगे कि कुछ शेड्स हैं कलर्स के, यहाँ पर सेग्नोनियंस लाल के शेड हैं, जैसे रेड, ब्राउनिश, पिंकिश, ये सारे कलर्स के शेड हो गए। एंड जनरेशंस और नस्ल के हिसाब से बात चलती है कि ये उसका बच्चा है, अब ह्यूमन का बच्चा है तो वो जाहिर है चाइल्ड ही होएगा, एनिमल का बच्चा है तो वो एनिमल की कैटेगरी के हिसाब से यंग वन कहलाएगा। आर यूज्ड टू प्रोवाइड कंपोनेंशियल मीनिंग्स, तो इनके जरिए हमें इनके कंपोनेंशियल मीनिंग्स मिल जाते हैं, इनके जुज के मीनिंग्स मिल जाते हैं, छोटे छोटे अज्जाज जो होते हैं ना उनके हमें मीनिंग्स भी समझ में आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ आपको बस समझने की बात है, इस ग्राफ को आपने समझ लिया तो समझे आपको ये थ्योरी क्लियर हो गई है। इसमें हमें यही बताया गया है कि हमारा मेल फीमेल किस कैटेगरी में चलते हैं, ह्यूमन में अगर चले जाते हैं तो मैन, वुमेन, चाइल्ड आ जाते हैं, एनिमल्स में चले जाते हैं बुल, काउ और काफ आ जाते हैं, रैम में चले गए हैं तो ये एक मेंढा है,
मेंढा और फिर भेड़ है और फिर उसका बच्चा है, ड्रैक, डक, डकलिंग, ये उनके बेबीज हैं। अब ये है मेल, ये है फीमेल और ये है यंग वंस। इस थ्योरी को बस आपने आसानी से ही समझ लेना है। यहीं पर इसने हमें बताया है कि हमने देखा है ये सेट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स था, ये ऊपर के जो इंग्लिश वर्ड्स के सेट थे, और इनमें क्या किया कि उन्होंने बेसिक्स दिखाई है, उसमें बुनियाद दिखाई है। आवर इंट्यूटिव अप्रिसिएशन, हमारा अपना विजदान हमें क्या कहता है, हमारी अपनी अकल समझ हमें क्या कहती है कि ड्रैग जो है वो एनिमल के अंदर ही जाएगा। ये फितरत के मुताबिक की बात है ना, इंस्टीट्यूशन फितरत के मुताबिक की बात चल रही है। हमने सेंस के साथ इन अल्फाज को फितरी लिहाज से सेट करना है। हमने नहीं करना कि बुल जो है वो जाके डक के साथ मैच कर दे, यहाँ लिख दे, नहीं, बुल ने अपनी कैटेगरी में ही रहना है और ह्यूमन ने अपनी कैटेगरी में ही रहना है। ये हमारा इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूटिव एप्रिसिएशन चल रहा है इन वर्ड्स के साथ। फिर हम कायम करते हैं एक प्रोपोर्शनल इक्वेशन, ये लफ्ज याद रखेंगे, प्रोपोर्शनल इक्वेशन होता है मुतनासिब, एक तनासब, इक्वेशन, मसावियात। इक्वेशन हमने दिया है बड़े मुनासिब तरीके के साथ, इनमें उनको हमने इक्वल किया है, बराबर किया है एक दूसरे के साथ। जैसे ये मैन, वुमेन और चाइल्ड था, बुल का और कैफ था, इसमें हमने इक्वेशन दिया है, मसावियाना रवैया दिया। अब यहाँ पर ये सारी ही इसी थ्योरी के बारे में बता रहा है। दिस इक्वेशन बियर्स द प्रूफ ऑफ द फैक्ट। अब यहाँ पर हमें ये हकायक का पता चलता है कि सेमेंटिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से जो अल्फाज थे, आदमी, तो स्किप इसलिए कर रही हूँ कि लेंथी वीडियो हो जाती, फिर आप बोर हो जाते हैं। मैन, वुमेन और जो चाइल्ड हैं, और जो दूसरी तरफ हम जाकर देखते हैं हमने कि ये काऊ, गाय, भैंसा और उसका जो बच्चा होता है, ये सारे के सारे जो है इनमें कोई ना कोई चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? वो एक ही जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं, ये एक ही जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं, ये कॉमन है। अब हमने देखना है आदमी और बुल जो है ना वो कॉमन थे, उनमें ये था कि वो नॉट शेयर्ड बाय वुमेन एंड काउ। अब उनके साथ हमने ताल्लुक रखा, वही हम इधर का उधर नहीं करेंगे, एक ही फार्मूले में रखेंगे इसको। अब यहाँ पर अगर मेल लिखेंगे तो प्लस है, फीमेल लिखेंगे तो ये प्लस है, यंग वन लिखेंगे तो ये प्लस है, लेकिन फीमेल में ये माइनस है और मेल में ये माइनस है और अडल्ट में ये माइनस है। ये इनकी अगली थ्योरी एक बनती है, उसमें ये प्लस और माइनस का ग्राफ्स क्लियर हो जाता है। अब ये सारे के सारे जो डिफरेंट ग्रुप्स आपको इसमें बताए हैं, इन सबको कहते हैं सेमेंटिक कंपोनेंट। इस ग्राफ को कहते हैं सेमेंटिक कंपोनेंट। ये जो हमने ये ग्राफ देखा ना, लेकिन यहाँ इसने प्लस माइनस के साइन नहीं बनाए, मैं आपको आगे से दिखाती हूँ। वहां पर इसने बताया है कि इसको ये कहते हैं। अब हमारे अदर टर्म्स में इसके कुछ और नाम भी हैं, इसको पिलैरमी, सेमामी और सेमेंटिक मेकर और सेमेंटिक कैटेगरी के नाम से भी याद किया जाता है। अब अगर हम देखते हैं तो पिलैरमी ये क्या होता है? ये बुनियादी जड़ होती है, इसमें पौधों के बारे में जिक्र किया जाता है। ये पिलैरमी के हिसाब से आप प्लांट लगा लें, सेमेमी के हिसाब से आप पार्ट ऑफ स्पीच लगा लें, सेमेंटिक मेकर्स के हिसाब से आप मानी के निशानात लगा लें, सिमेंटिक कैटेगरी के हिसाब से आप इसकी दर्जा बंदी कर लें कि आखिर यहाँ पर इंसानों की कैटेगरी है, हैवान की कैटेगरी है, फूलों की कैटेगरी है, फलों की कैटेगरी है, ये कौन सी दर्जा बंदी में आता है। इसी तरह से अगर आपने अपने सेंस के हिसाब से देखे तो कंपोनेंशियल एनालिसिस के मुताबिक ये जो प्रोडक्ट है कंपोनेंट की, इसमें मेल, अडल्ट, ह्यूमन, ये भी जो हमने ऊपर बात की है। इसी तरह काऊ में जाके देखेंगे तो वहां पर भी फीमेल, अडल्ट, इक्विन, ये सारी चीजें आएंगी। एक्विन को अगर देखते हैं तो ये घोड़ों की एक नस्ल बन जाती है, यानी जानवरों की एक नस्ल बन जाती है। अब एक्विन जो है वो काऊ है, लेकिन वो मैन या वुमेन या चाइल्ड एक्विन की कैटेगरी में माइनस होगा। अब हमने इस थ्योरी को समझ लिया, आगे चलते हैं तो ये बता रहे हैं इसको समझने के लिए जो जुमला है, जुमले में मीनिंग को समझने के लिए हमें इसके सिमेंटिक रिलेशन को समझना पड़ेगा। सिमेंटिक रिलेशन वही बात चल जाती है कि ये मानी में किसके साथ ताल्लुक रखता है। अगर हम देखते हैं कि हमारा ये जो सेमेंटिक ताल्लुक है वो ह्यूमंस की कैटेगरी से है, और या हमारा सेमेंटिक ताल्लुक फलों की कैटेगरी से है, जानवरों की कैटेगरी से है, ये सब आपने देखना है। और फिर इसी के जरिए हमने एक्सप्रेशंस हम बयान करते हैं। और एक शख्स को ये जरूर पता होना चाहिए कि ये जो लेक्सिकल एलिमेंट्स हैं, लेक्सिकल एलिमेंट्स वही हैं जो अल्फाज के अनासर होते हैं, इनको हमने कैसे इस्तेमाल करना है। अगर लेक्सिकल एलिमेंट्स में हम जाते हैं तो ये सब आपको बताएंगे, सिनोनिमी, हेनोनिमी और पेलॉजमी, होमोफोन, ये सब लेक्सिकल एलिमेंट्स हैं। इसके ये तमाम तमाम अनासिर हैं जिसमें अल्फाज के अंदर उनकी कैटेगरीज बनती है। ये तो ह्यूमंस की कैटेगरी, एनिमल्स की कैटेगरी बनी, अल्फाज की भी कैटेगरी होती है। इसके बाद ये बता रही है कि ये सारे इंटर रिलेट होते हैं, इन सबका एक दूसरे के साथ ताल्लुक होता है, और ये कॉमननेस ऑफ कंपोनेंट, इसके बावजूद भी इनके साथ बड़ा आम किस्म का ताल्लुक होता है। लेकिन ये जो अल्फाज के ये अनासिर हैं, इनका ताल्लुक एक दूसरे के साथ भी होता है और एक दूसरे ईच अदर के साथ भी होता है और अदर रिलेशंस के साथ भी होता है, यानी आपस में भी ये ताल्लुक रखते हैं और दूसरों के साथ भी ये ताल्लुक रखते हैं। सच पर्टिनेंस रिलेशंस एंड
सिलेक्शन, डिस्ट्रक्शन। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं तो पार्टिनेंस रिलेशंस को जाके चेक करें, तो ये कुछ ऐसे होते हैं जो मुनासिब प्रेटेंस होते हैं, मुनासिब ताल्लुक। कुछ तो मुनासिब के ताल्लुक होते हैं, कुछ हमें होते हैं कि हम यहाँ पर पाबंद होते हैं कि हम इसको किसी और कैटेगरी में मिला नहीं सकते हैं। इसीलिए इस थ्योरी के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। बेविशिच जो है इनकी सिमेंटिक बुक है, जिसके अंदर इन्होंने 1972 में जो पब्लिश हुई है वो उसका हवाला दिया गया है। उसमें बताया गया बेसिक अजम्पशंस निकाल लेते हैं। सबसे बुनियादी अजम्पशंस होती है जो हम खुद से अंदाजा कर लेते हैं, हमारी जो अपने ही नजरियात होते हैं, हमारी अपनी थ्योरीज होती हैं, उसके नजरियात में सिमेंटिक के बारे में ये क्या अंदाजा लगाते हैं। कहते हैं जो अजम्पशंस है अपॉन विच करंट कंपोनेंशियल थ्योरीज ऑफ सिमेंटिक्स आर बेस्ड, जिस पर ये थ्योरी जो है बुनियाद डालती है, उसमें क्या बताते हैं कि वो बहुत ज्यादा ताल्लुक रखती है, एसोसिएटेड होती है किसके साथ, पहली असम्पशन के साथ, और वो है सिमेंटिक कंपोनेंट की लैंग्वेज के साथ। लैंग्वेज इनकी आजाद होती है और इनकी लैंग्वेज आलमगीर होती है। अब जब आप यहाँ पर बात करते हैं तो हर एक इलाके की अपनी लैंग्वेज होती है, अपनी कैटेगरीज होती है। इंग्लिश के कुछ अपने लैंग्वेज के रूल्स हैं, कुछ इनकी अपनी आजादाना और आलमगीरियत है, कुछ यूनिवर्सल स्टाइल है, और बाकी लैंग्वेज में अपना जाता है। सेमेंटिक कंपोनेंट में अगर जाके देखेंगे तो ये कंबाइन होता है मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ जरियों से ये कंबाइन हो रहा होता है मुख्तलिफ जुबानों में, डिफरेंट एंड वेरियस वे एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस देन कंबाइन, तब ये जाके आपस में कंबाइन होता है। इसके बावजूद अगर हम देखते हैं तो इन आइडेंटिफाइएबल सेम कंपोनेंट, यहाँ तक कि अगर हम ये देखें कि ये फिर भी इनको आइडेंटिफाइएबल, इनको शनाख्त कर सकते हैं किस तरह से, सेम कंपोनेंट, एक जैसे अज्जा के साथ, और फिर इनका तज्जिया करते हैं किसके साथ, विकेबलरीज में, अल्फाज की विकेबलरीज में। जो हम विकेबलरी यूज करते हैं अपनी जबान में, जो अल्फाज यूज करते हैं उनके साथ हम इन कंपोनेंट का तज्जिया कर सकते हैं। यानी अगर हमारी जबान उर्दू है तो हम उर्दू के अल्फाज को सामने रख के मुज़क्कर, मोनस और ऑपोजिट्स और सेम मीनिंग्स और सेम साउंड को आपस में रखकर तज्जिया कर सकते हैं। अब कर्ट्स का हमने नाम स्टार्टिंग में देखा है, जिन्होंने काम किया था इस थ्योरी में। अब इन्होंने कहा है सेमेंटिक मार्कर्स, ये सेमेंटिक मार्कर्स इन्होंने किसी का नाम दिया है, इसी का सेमेंटिक कंपोनेंट्स को ही इन्होंने कहा। इन्होंने कहा मस्ट बी थॉट, इसको जरूर सोचा जाना चाहिए, ऑफ एज थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट्स, कि ये नजरियाती तौर पर कुछ ना कुछ तामीर कर रहे होते हैं, इंट्रोड्यूस इनटू सेमेंटिक थ्योरी, और हम इसको सेमेंटिक थ्योरी में मुतारिफ करवाते हैं, इसका तारुफ करवाते हैं, इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, टू डेजिनेट लैंग्वेज, कि ये क्या करे, जुबान को डेजिनेट करे, तजवीज करे। इनवेरिएंट, इनवेरिएंट में अगर जाके देखे हैं तो साबित भी करे, इसको डेजिग्नेट करे और इनवेरिएंट करे मुख्तलिफ जबानों में। इनवेरिएंट को मुख्तलिफ मफहूम में भी लेंगे, मुख्तलिफ जबानों में इसे साबित करें। बट लैंग्वेज लिंक्ड कंपोनेंट्स, लेकिन लैंग्वेज का तो ताल्लुक इज्जा के साथ होता है, इज्जा के साथ मिलकर जबान बनती है ना, अल्फाज बनते हैं। एंड कॉन्सेप्चुअल सिस्टम, और ये हमारा नजरियाती जो एक निज़ाम होता है उसके साथ और जुबान के साथ मिलकर क्या बनती है, लैंग्वेज बनती है, और फिर लैंग्वेज के अज्जा हमारे सामने आते हैं। दैट इज द पार्ट, अब ये हिस्सा है ऑफ द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, और ये हमारे हसास, इल्म रखने वाले, दिमाग में बात आने वाले एक स्ट्रक्चर, बनावट का, जो कि इंसान के दिमाग में बात आती है, उसका एक हिस्सा है। इन मैटर्स ऑफ किनशिप्स, अब किनशिप्स की तरफ आ जाए, बरादरी का जो निजाम है, इसमें आप कलर्स देख लें या आर्टिफिक्ट्स देख लें, आर्टिफिक्ट्स देखते हैं, कुछ नमूने होते हैं। नीड्स एंड फंक्शन ऑफ फिजिकल क्वालिटीज, उनको क्या है जनाब, उनको किसी ना किसी जिस्मानी खूबी यानी मादी शिनाख्त की जरूरत है। कुछ में अगर मादी तौर पर पाए जाएंगे, उनका जिस्म हमें नजर आएगा, उनकी साख्त हमें नजर आएगी, तो हम उनका निकाल सकते हैं कंपोनेंशियल थ्योरी के हिसाब से उनका प्लस और माइनस। अब सिमेंटिक कंपोनेंट में भी यूनिवर्सल, ये जाहिर है कि पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, आलमगीर होते हैं, बट दे आर नॉट यूनिवर्सल इन मैनी अदर एरियाज। लेकिन बाज इलाकों में ये इसका डिसएडवांटेज है कि वहां पर ये बाज इलाकों में ये आलमगीर नहीं होते हैं, बाज हिस्सों में हम इनको नहीं ढूंढ पाते कि कहाँ ये प्लस है और कहाँ ये माइनस है। द सेकंड एग्जाम्पल, पहला ख्याल ये हमने अभी ऊपर बयान किया, अब दूसरा ख्याल आ गया है। दूसरे ख्याल में ये क्या कहते हैं, दैट इज प्रोपोजिशनल इक्वेशंस। अब प्रोपोजिशनल क्या होते हैं, ये होते हैं जैसे किसी के साथ ताल्लुक किया जाए कि वो क्या है, कैसा है,
कितना है मुतनासिब उसका किया जाए और एक्विजिशन उसका वही मुसावियात की जाए विद रिस्पेक्ट टू द सेंस ऑफ लेक्सिकल आइटम। अब लेक्सिकल आइटम की अगर बात करते हैं तो लेक्सिकल आइटम वही है जो अल्फाज के नमूने हैं, यानी जमा की कैटेगरी में आ रहा है, माइनस की कैटेगरी में आ रहा है, सेम मीनिंग्स की कैटेगरी में आ रहा है, ऑपोजिट की कैटेगरी में आता है। कहाँ पर जाता है, अल्फाज के किस आइटम में ये जाके एस्टेब्लिश होता है, अपना हिस्सा शो करता है। द प्रोपोजिशंस आर cognitively cognitively valid। अब ये जो प्रोपोजिशंस है, ये जो तजवीज करदा हमारे जाविये हैं, ये क्या है, ये अकली तौर पर कॉग्निटिवली तो वैलिड हैं, दुरुस्त हैं, एंड कैन बी सेट अप, और हम इनसे काम भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। किसकी बुनियाद पर हम इनके सारे जाविये सेट कर सकते हैं, इनके इज्जा प्लस माइनस सेट कर सकते हैं अपने इंट्रोस्पेक्शंस की बुनियाद पर। ये क्या होते हैं कि हमारे अपने ही तखय्युलात होते हैं जिनसे हम दावा करते हैं ये बात ठीक है और ये बात ठीक नहीं है। as Brevicius says। अब ये wishes क्या कह रहे हैं, all semantic structure में finally ये quotation हमारी चल रही है कि सारे के सारे जो semantic के structure हैं, जो मानी देने के बनावट के लिहाज से जो मानी बताते हैं, finally be reduced, उनको कम किया जा सकता है, यानी उनको छोटी शक्ल दे दी जा सकती है, उनको प्लस माइनस के फार्मूले में हम साबित कर सकते हैं। टू components respecting the basic disposition, किसके जरिए से हम ये कर सकते हैं, उसके बुनियादी फितरत। डिस्पोजिशन जहां हम करेंगे, डिस्पोजिशन बुनियाद, रुझान, उसके बुनियादी रुझान के हिसाब से हम इस पर काम कर सकते हैं। ऑफ कॉग्निटिव, या तो वो दिमागी तौर पर होता है, हमें इल्म होता है उसका, और प्रीसेप्चुअल स्ट्रक्चर। परसेप्चुअल स्ट्रक्चर्स अगर हम देखते हैं तो समझ बूझ के लिहाज से बास चीजें हमारे दिमाग में आती हैं, बास चीजों का हम समझ लेते हैं, और फिर उसके लिहाज से हम इन कंपोनेंट को क्या कर सकते हैं, इनका सिमेंटिक स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स है। और इंसान के जिस्म के हिस्से भी तो ऐसे हैं ना, देखिए बॉडी पार्ट्स हैं वो ह्यूमन की कैटेगरी में जाएंगे, वो बॉडी पार्ट्स एनिमल्स की कैटेगरी में तो नहीं जाएंगे, फ्लावर्स की कैटेगरी में तो नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे कलर्स की कैटेगरी में। ह्यूमन ऑर्गेनिज्म ह्यूमन के ही हिस्से में रहेंगे। अगर आपको ग्राफ मिलता है कि जब ह्यूमन पार्ट्स हैं, आईज, नोज, लेग्स, हैंड, ईयर, ईयर जो भी कुछ आप लगा देते हैं, उसके साथ हम एनिमल्स के नाम लगा देते हैं या फलों के नाम लगा देते हैं, तो वो किसकी कैटेगरी में जाएंगे, वो ह्यूमन की कैटेगरी में जाएंगे। फल जो है वो फलों की कैटेगरी में जाएंगे। ये हम सिंपल क्वेश्चंस कर चुके हैं, कि उसी क्वेश्चंस को उन्होंने घुमा फिरा के दिया है। whereas other semantic approaches regard of the meaning of the lexical item, लेक्सिकल आइटम्स की हम बात कर चुके हैं, वही लेक्सिकल आइटम्स होते हैं जिनमें हमें सेम मीनिंग्स और ऑपोजिट मीनिंग्स मिलते हैं। इनको हम अनएनालाइजेबल और अनडिफाइनेबल होल्स, अगर अनएनालाइजेबल की तरफ जाते हैं तो नाकाबिले तज्जिया है और नाकाबिले बयान है, ये सारे के सारे, इनको हम मुकम्मल तौर पर इस थ्योरी के तहत बता नहीं सकते हैं। ये जो हमारा नुक्ता नजर है, अप्रोच कहते हैं नुक्ता नजर को, ये हमें बताता है कि लेक्सिकल एलिमेंट्स जो थे हमारे पास एक्सप्लिसिटली, वाजिया तौर पर, वो साफ साफ इन टर्म्स इस इस्तिलाह में थे, इस जुमरे में थे, ऑफ सिमेंटिक कंपोनेंट के जुमरे में जो मीनिंग्स आ रहे थे उनको हम मुकम्मल तौर पर, वाजिया तौर पर, तज्जियाती तौर पर बता नहीं पा रहे हैं। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। These components और the categories, अगर हम इनके कुछ हिस्से कर लेते हैं, इन अज्जा के और कुछ हिस्से दिखा देते हैं, ये पार्ट नहीं है किसका, किसी भी जुबान के अल्फाज का खुद से। अगर देखते हैं कि ये जो नजरियाती अनासर हैं जिसमें पोस्टुलेटेड मफरूजे होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनके अकली वजूहात की बिना पर बना लिया जाता है। अगर हम इनको देखते हैं इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब, तो ये क्या करते हैं, ये हमें बताते हैं, कुछ अकली मफरूजे हमें बताते हैं कि सेमेंटिक का रिलेशन जो है, मानी का ताल्लुक किसके साथ है, लेक्सिकल एलिमेंट्स के साथ है। लेक्सिकल एलिमेंट्स वही है, जैसे कि कैटेगरी आगे चलती है। एक अगर आपको फॉर्मूला दिया गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफोडिल्स, आप मतलब बताएंगे, ये लेक्सिकल एलिमेंट्स में आ जाएगा। और व्हाट इज द बिग ऑफ, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ बिग, ये भी लेक्सिकल एलिमेंट है, तो आप बोलेंगे स्मॉल। अब इसमें हमें गिवन लैंग्वेज में जो भी कुछ रिलेशंस दिए जाते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, इसको मफरूजे के तौर पर बयान करते हैं, पोस्टुलेटेड करते हैं जुबान के लिहाज से। These components are connected again, अब ये इनका ताल्लुक लगा दिया जाता है किसके साथ, लॉजिकल कॉन्स्टेंट्स के साथ। लॉजिकल होते हैं कुछ हमारे लॉजिक से बात चलने वाली, कुछ हमारी अकल की बात चलने वाली, और उनके साथ हम इनका कांस्टेंट करते हैं, साबित कदम रहते हैं, इसके साथ मुस्तकिल रहते हैं, इसके साथ मुसलसल रहते हैं। ये लॉजिकल कांस्टेंट भी आपका एक की वर्ड है।
मिसाल के तौर पर इन्हीं पर्सन ने, इन्हीं लिंग्विस्टिक्स ने हमें फिर से वही थ्योरी दी है, ये नीचे जो चल रही है, बॉय, इंटीमेट, ह्यूमन, मेल, नॉट अडल्ट। अब ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, लेकिन नॉट में आ गया माइनस। इंटीमेट होते हैं जो जिंदा हो, जो तवाना हो, इंटीमेट। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं तो मैन भी सारे, ये सारे के सारे जिंदा हैं, ये सारे के सारे इंसान हैं, लेकिन ये सारे के सारे मेल नहीं है। इनमें से ये मेल है और ये फीमेल है और ये भी मेल है, इन्होंने यहाँ रॉन्ग लिखा है, ये फीमेल है, ये अडल्ट है और जो हमारी वुमेन है वो भी अडल्ट है, लेकिन ये दोनों अडल्ट नहीं है। कुछ थ्योरीज में पब्लिश में भी गलती हो जाती है। अब सिस्टम जो इसका चल रहा था वो सच एक्सप्लिसिटली डिफाइंस लेक्सिकल एलिमेंट्स, तो ये लेक्सिकल एलिमेंट्स इसने में बड़े शानदार तरीके से बता दिए कि वहां पर कुछ, अगर हम इसी थ्योरी को जाके ऊपर देखते हैं ना, तो यहाँ पर ये प्लस प्लस प्लस, ये भी प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा इसका मेल के साथ, अगर हम मेल के हिसाब से देखेंगे तो माइनस मेल, अगर हम यहाँ मेल लिखेंगे तो माइनस मेल, अगर हम यहाँ फिर फीमेल लिखते हैं तो माइनस फीमेल। ये इस तरह थ्योरी चलती है। अगर फीमेल लिखनी है तो प्लस फीमेल, नॉट अडल्ट तो ये माइनस, द वुमन इज अडल्ट। इसी फार्मूले को आगे चलते हैं हम, तो इन्होंने फिर इसी पर्सन का आप नाम आप याद रखेंगे, जो सप्लीमेंटेड आगे किया, सप्लीमेंटेड होता है मजीद, उसने इसको जाकर ना और ज्यादा इस थ्योरी को वाजिया किया और इम्प्लीकेशनल रूल्स बताए। इम्प्लीकेशनल होते कुछ पोशीदा असूल हमें बता दिए इसके बारे में कि ह्यूमन जो है इंटीमेट है, मेल नॉट फीमेल, वो फीमेल नहीं होता, फीमेल जो होती है वो नॉट मेल, और वो फीमेल मेल नहीं होती, मेल फीमेल नहीं होते, लेकिन ये ह्यूमन इंटीमेट जानदार होते हैं और मेल जो है वो भी जानदार होता है, फीमेल भी जानदार होती है, दोनों जानदार होते हैं, जिंदा होते हैं, तवाना होते हैं। दीज इम्प्लीकेशंस रूल्स ऑटोमेटिकली कंप्लीट टू रिडंडेंसी फ्री एंट्री। अब ये क्या कर रहे हैं, ये दोहराने का अमल कर रहे हैं बार बार, किस चीज का, ये एक लॉ है LA और फिर इसके बाद एक लॉ है LB, ये लॉ एंड लब। इन दो फार्मूलों के तहत अगर हम बात करते हैं तो यहाँ बता रहे हैं कि ये लॉ फार्मूला में बॉय है, ह्यूमन है, फीमेल है एंड नॉट अडल्ट है। छोटी बात चल रही थी, बात इतनी मजीद बढ़ाई नहीं गई, ठीक है, ये प्लस ह्यूमन है, ये माइनस फीमेल है, ये माइनस अडल्ट है, लेकिन यहाँ चले गए, यहाँ उसने बताया जानदार भी है, इंसान भी है, मेल भी है और फीमेल नहीं है, अडल्ट नहीं है। मजीद इस फार्मूले में उसने क्या किया है, स्पेसिफाइड मखसूस लिहाज से उसको बढ़ाया है। ये छोटा फार्मूला है और ये बड़ा फार्मूला है, यहाँ पर बात वही चल रही है लेकिन उसमें कुछ मजीद शाहें डाल दी गई हैं। रूल्स ऑफ दिस टाइप, अब इस टाइप्स के जो रूल्स थे उसमें हमें मिस्टर ब्रेविशिच ने कहा कि नॉट ओनली सिंप्लीफाई द नेसेसरी डिक्शनरी स्पेसिफिकेशन, हम जो है ना स्पेसिफिकेशन होती है तफसीलात हम सादी सादी जो है ना, जरूरत नहीं है कि हम डिक्शनरी से ले लें। दे आल्सो, इसके अलावा एक्सप्रेस बयान करते हैं रेलिवेंट जनरलाइजेशंस, जनरलाइजेशंस होती हैं असूल बयान करना, इसके अलावा वो इसके मुतालिक असूल भी बताते हैं। सिमेंटिक स्ट्रक्चर के लिहाज से जो वोकैबुलरी में यूज हुए, ये हमें असूल ही बताया ना, प्लस इंटीमेट, प्लस ह्यूमन, प्लस मेल एंड नॉट फीमेल एंड नॉट अडल्ट। आदमी होता है ना, लड़का तो मेल की कैटेगरी में जाएगा, फीमेल की कैटेगरी में तो नहीं जाएगा। इसी को जल्दी से फिर डिस्कस कर लेते हैं। सिमेंटिक फीचर में अब हमें हद्दोहाल इसके कुछ मिलते हैं। इन हद्दोहालों में हमें क्या मिलता है, जनरेटिव ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। अब जनरेटिव क्या होती है, जिससे पैदा होता है, ट्रांसफॉर्मेशनल क्या होती है, आगे जाती है, तब्दील होती है, इधर से उधर मुंतकिल होती है। ये नजरिया थ्योरी का, ये जो थ्योरी है ये आगे मजीद मुंतकिल होती है और इज स्टडीड थ्रो और इसे पढ़ा जाता है सिमेंटिक फीचर में, जहां पर इसको डीप सिंटैक्ट स्ट्रक्चर के लिहाज से, जुमले में जो सेंटेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सेंटेक्ट का क्वेश्चन आ गया जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उस लिहाज से भी हम इसे जाकर स्टडी कर लेते हैं। फिर जो अल्फाज के मीनिंग होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं इसी स्ट्रक्चर में, इसी बनावट में अल्फाज के मीनिंग इस्तेमाल होते हैं इकट्ठे पेश करने के लिए कि वो सामने लाएंगे हमारे टोटल मीनिंग, मुकम्मल मीनिंग हमारे सामने लेके आएंगे किसका, जुमले का। फीचर्स मेंशन द प्रीमिसिबल, अब ये जो प्रीमिसिबल होते हैं, जायज दुरुस्त, ये जो हद्दोहाल होते हैं जो इसमें जिक्र किया जाता है उनका, वो हमें बड़े जायज और दुरुस्त ताल्लुक बताते हैं अल्फाज के दरमियान। मिसाल के तौर पर देख लेंगे, मिसालें हमारे सामने आ रही हैं। That's a found hope, the house remained empty, the cat died, the man spoke। अब इन सब के अंदर से हमने जाके यहाँ पर देखना है कि इस फॉर्मूले में वो हमें
क्या फार्मूला बताना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर चलेंगे तो देखिए उसने यहाँ से सिर्फ और सिर्फ नाउन उठाए हैं। उसने कहा है कि इसमें से हमने लिंग्विस्टिक यूज असाइन। अब उसने क्या किया है, यहाँ से जिम्मे लगा दिया है एटलीस्ट फॉलोइंग सिमेंटिक फीचर के जिम्मे कुछ लगा दिया है कि जो नाउन है ना वो चुन लो। अब इन नाउन की कैटेगरी मुझे बताओ। नाउन क्या था, यहाँ पर होप एक नाउन थी, हाउस एक नाउन था, कैट एक नाउन था और मैन एक नाउन था। अब जब हमने इनको चुन लिया तो इसके बाद हमें पता लगा कि यस ये नाउन है। होप हमें दिखाई नहीं देती है, होप इंटीमेट भी नहीं है और होप ह्यूमन भी नहीं है। होप को हम काउंट नहीं कर सकते, होप को हम डेफिनेट भी नहीं कर सकते। डेफिनेट होप हमें दिखाई नहीं देती, ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। अब हाउस को देखते हैं, ये हम काउंट कर सकते हैं, नजर आता है। इंटीमेट भी है, यानी ये एक जानदार नहीं है, इंसान भी नहीं है, काउंट कर सकते हैं और बता भी सकते हैं। हाउस की शेप, कैट को अगर देखते हैं, नाउन है, कैट कॉन्क्रीट है, दिखाई देती है, जानदार है, लेकिन इंसान नहीं है, काउंट किया जा सकता और डेफिनेट भी है, वाजिया है, यकीनी है। हम कैट को देख सकते हैं, हाउस को देख सकते हैं, लेकिन होप को नहीं देख सकते हैं। मैन की तरफ चले जाते हैं। मैन में प्लस कैटेगरी आ गई जनाब, वो नाउन भी है, वो कंक्रीट, मजबूत, जानदार, दिखाई देने वाला है, इंसान भी है, ये उसमें तवाना भी है, जान भी है, इंसान है, काउंट कर सकते हैं, डेफिनेट कर सकते हैं। ये भी फार्मूला आपका उसी फार्मूले के तहत आ जाता है। हमारा लेसन अच्छा खासा ही लेंथी हो गया है, लेकिन आपको ये फार्मूले क्लियर हो गए होंगे। मैंने अब आपको एक और दिखाना है ग्राफ, वो ये ग्राफ है। इस ग्राफ में भी हमें कुछ बेजान चीजों के बारे में बताया गया है कि ये एक अगर चेयर है तो इसमें आर्म्स हैं, ये इसकी लेग्स हैं और ये सिंगल पर्सन के लिए है, ये बैठने के लिए है और ये आर्म्स के बगैर है, ये बैक के साथ है, ये आर्म के साथ है और फिर ये रिजिड है। ये बड़ी सख्त किस्म की है। इन्हीं फार्मूलों के तहत ये सारी कंपोनेंशियल थ्योरी में आपको बस ये फार्मूले आने चाहिए। यहाँ पर अगर चलेंगे तो इंटीमेट अगर देखते हैं, टेबल, हॉर्स, बॉय, मैन, गर्ल, वुमेन, आपने ऐसे ग्राफ बना लिए तो आपकी बात बन गई, समझे। इंटीमेट जनाब, टेबल में जान कोई नहीं होती, टेबल जानवर भी नहीं है, टेबल लड़का भी नहीं है, मैन भी नहीं है, गर्ल भी नहीं है, वुमेन भी नहीं है, तो टेबल ये है, माइनस है। और यहाँ पर भी इसका अगर यहाँ पर जा रही है हमारी कैटेगरी, यहाँ पर जा रही है, टेबल क्या है, माइनस जानदार है, माइनस ह्यूमन है, माइनस फीमेल है, माइनस एडल्ट है। हॉर्स क्या है, हॉर्स जानदार है लेकिन हॉर्स इंसान नहीं है, हॉर्स कोई लेडीज वेडीज भी नहीं है और हॉर्स बड़े को कहते हैं, छोटे बेबी को नहीं कहते हैं। बच्चे को देखते हैं तो बच्चा जानदार भी है, इंसान भी है, लड़की नहीं है और वो एक अडल्ट भी नहीं है, छोटा है। मैन को देखते हैं तो मैन जानदार है, मैन जो है वो एक इंसान भी है लेकिन फीमेल और अडल्ट की कैटेगरी में माइनस है। हालांकि मैन को अडल्ट की कैटेगरी में प्लस होना चाहिए। गर्ल को देख लेते हैं तो गर्ल जो है वो जनाब प्लस है, जानदार है, इंसान है, औरत है, लेकिन वो अडल्ट नहीं है। मैन अडल्ट है, यहाँ प्लस है। विमेन को देखते हैं तो विमेन के ऑल प्लस है, सेम यहाँ पर इसके प्लस होंगे लेकिन फीमेल में ये माइनस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये फीमेल नहीं है, ये मेल है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा खासा समझ आ चुका होगा, ये सारी इसकी लिमिटेशंस और इसकी जो भी कुछ कैटेगरी बन रही थी। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर चैनल, सी द लिंक्स व्हिच आर appearing on the screen now. अल्लाह हाफिज।